हाँ जी, गुरुजी, जय माता दी। जय माता दी बहन जी। गुरुजी, आपका एक स्टेटस लगाया था मैंने बंधन और कामना के विषय में। उसको देखते हुए काफी लोगों का आया कि इसके विषय में थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि बंधन का और कामना का आपस में क्या संबंध है। जैसे आपने देखा होगा, जो एक एक चर्चा आती है कि बंधन, भगवान ब्रह्मा ने बंधन को बनाया। पूरी दुनिया को बनाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई बंधन को भी पैदा कर दिया। बोला तुम जाओ और हमारे जितने भी बच्चे, हमारी जो संतानें हैं, वो एक दूसरे से कटी कटी सी रहती है, अलग अलग रहती है। इन सब को तुम बांधो, एक बंधन में बांधो, मतलब एक तदात्म बैठा हो सबके बीच में। तो बंधन बेचारा बहुत प्रयास किया और वापस आ गया भगवान ब्रह्मा के पास और कहता है कि भगवान, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और मैं आपके कार्य को नहीं कर पाया, असफल रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तब तुम एक काम करो कि तुम कामना से दोस्ती कर लो। पहले कामना से दोस्ती करो, कामना तुम्हारे साथ साथ चलेगी, लेकिन कामना हमेशा आगे आगे चलेगी। कामना आगे चलेगी और तुम बंधन पीछे पीछे चलना। पहले कामना किसी भी दो इंसान को आपस में, दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति कामना जगाएगी। कामना जगाएगी यानी ख्वाब जगाएगी, है ना, सपने जगा देगी वो। जैसे कि हम तो तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, हम तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे। मतलब जो चीज़ नहीं भी हो सकता है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, वो बातें भी कर कर के उसके लिए भी कामना उसके हृदय में अपना स्थान बना लेगी कि नहीं नहीं भाई, ये सब कल्पनाएं सत्य हो सकती हैं। कामना कल्पना ऐसे जगाएगी, तो फिर जब दोनों के हृदय में वो कामना जग जाएगी, तो फिर कामना जगने के बाद दोनों पूछेंगे तो फिर कैसे ये कामना पूर्ण कैसे होगी, ये सपने पूरे कैसे होंगे। तो भाई इसके लिए तो ये बंधन बांधना पड़ेगा। तब सामने बंधन आएगा और बंधन उसको बांधेगा, दोनों को आपस में बंधन बांध देगा। और जब दोनों को बांध देगा, स्वेच्छा से दोनों कैद में जा रहे हैं, स्वेच्छा से दोनों बंधन में जा रहे हैं, तो दोनों की बराबरी सहमति से वो बंधन बना, इसलिए उसको संबंध कहते हैं। समान रूप से बंधन है यानी संबंध है। एक छिपा कंडीशन हमेशा ही रहता है, लेकिन चूंकि एक बंधन, हमने एक कल्पना का बंधन बांध दिया, कल्पना हमने एक जन्म दे दिया और उस कल्पना को पूरा करना है, इसलिए हम बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। समस्या लेकिन दूसरी है। अब आगे की समस्या ये शुरू होती है कि बंधन का मकसद पूरा हो गया बांधने का, और बंधन हमेशा पीछे रहता है और कामना फिर आगे बढ़ जाती है किसी और को बांधने के लिए। और बंधन यहाँ बांध दिया, कामना चली गई, अब इसके सपने पूरे ना हो, तुम तो बंध गए ना अब। जैसे जैसे हाथियों को जंगल में हाथी फंसाने वाले लोग गन्ने की ढेर लगा देते हैं। गन्ने की ढेर को हाथी देखकर जाता है, गन्ना खाने लगता है, तो ठीक उस गन्ने के ढेर के नीचे ही गड्ढा रहता है बड़ा सा। उस गन्ने को खाते खाते वो जाकर गड्ढे में गिर जाता है और जाकर फंस जाता है। फिर उसके बाद से न तो गन्ना मिलता है, वो तो, लेकिन बंधन तो बंध गया, अब वो कैदी बन चुका है। तो अब क्या है ना, ये सब चीज़ें जो है कि कामना जब जग रही है, तो टीन एज के बच्चों में कामना जगती है, क्योंकि कामना सबसे पहले आती है और ये काल्पनिक दुनिया में उनको लेके जाती है और ले जाकर उनको विश्वास दिला देती है कि बिल्कुल ये होने वाला है, ऐसा होके ही रहेगा। और जब वो बिल्कुल विश्वास कर लेते हैं, तो उसके बाद से धीरे से बंधन आता है, उनको बांध देता है। और बंधते ही कामना वहाँ से निकल जाती है, किसी दूसरे को बांधने के लिए अपनी कामना में फंसाना शुरू कर देती है। जी, बिल्कुल। शायद ये जो घटना मैं आपको बताने वाली हूँ, शायद ये बिल्कुल सही बैठेगी कामना और बंधन के बीच में। ये एक हमारे जानने वाले हैं यहीं पे, तो उनकी 2 बच्चे हैं। उनकी बिटिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ लगभग। उनको व्हाट्सएप पे चैटिंग करती रहीं, किसी का मैसेज आया और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई कि उसकी डीपी देखी, उसकी फ़ोटो देखी और उनकी चैटिंग से वो इतनी प्रभावित हो गई कि कुछ ही टाइम में वो कहने लगी कि नहीं, मैं इससे शादी करूँगी। सिर्फ़ व्हाट्सएप तक ही अभी सीमित थे, एक-दूसरे को देखा नहीं, कुछ नहीं। और पेरेंट्स लगातार समझा रहे हैं कि नहीं, तुम एक बार ठीक है कर लेना, शादी तो करनी है, चाहे हमारी मर्ज़ी से करो, चाहे अपनी मर्ज़ी से।
लेकिन एक बार अपने जीवन साथी को परख लो, तुम्हारा एक लंबा संबंध बनने वाला है, तो इस विषय में तुम थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाओ। उसको मिलो तो सही, साक्षात तो तुमने अभी उसको देखा ही नहीं है। लड़की ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारी भी मैं ये इच्छा पूरी कर दूंगी, देख लूंगी। लेकिन जब वो उससे मिली और देखा, तो वो भी हैरान और दंग रह गई कि नहीं, वो लड़का जो मैंने व्हाट्सएप पे उसकी फोटो देखी थी वो तो है ही नहीं, ये बिल्कुल ही अलग है। लेकिन उसकी वॉइस से वो इतनी प्रभावित हो गई, उसकी चैटिंग से, उसके शब्दों से, कि उसके जाल से वो निकल ही नहीं पाई। और उसने भी कहा, लड़के ने, कि क्या तुम्हारे लिए सिर्फ रंग रूप ही मैटर करता है? सपोज मुझे शादी के बाद कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाती? तुम्हारे साथ होता तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देता? मतलब इस तरह की बातों से वो उसको इतना अपने वश में कर लिया कि वो मानी ही नहीं। उसने ये भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, एज में भी बड़ा है, अपने घर में इतना विरोध करा और माँ बाप के इतने खिलाफ हो गई कि वो ही उसको दुश्मन से नजर आने लगे, अपने ही माता पिता। माँ बाप ने बोला कि ये तुम्हारा अभी चंद दिनों का है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, प्यार का जो चश्मा चढ़ा है वो एज में भी बड़ा है, बहुत जल्द तुम उस रिश्ते से उब जाओगे। लेकिन नहीं माने, और अभी मुझे कुछ टाइम पहले खबर लगी कि शादी भी हो गई, जिसे उन्होंने समाज में डिक्लेयर भी नहीं कर पाए शर्म के मारे। और जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पूरी कर दी कि चलो जी, हमने भागने से बच गई और हमारे पे कलंक नहीं लगा, और शादी भी हो गई। अब मुझे पता चला कि कुछ टाइम बाद उनके पेरेंट्स का फोन आया कि हम तो शर्म के हमारे कह भी नहीं पाए कि शादी भी हो गई है, और 20 या 25 दिन के अंदर अंदर लड़की वापस भी आ गई है। और अब हाँ जी, तो मैंने बोला कि क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा उससे अफेयर चल रहा था और इतनी जल्दी शादी, चट मंगनी बट ब्याह वाली बात हुई, और वापस क्यों आई? बस ये तो नहीं बता रही है कि नहीं बस अब हम रहेंगे नहीं, ये हमारा अटल फैसला है कि अब हम नहीं उसके पास रहेंगे। तो मैंने कहा लड़के का क्या कहना है? तो कहते लड़का तो आ रहा है उसको लेने के लिए। तो मैंने कहा आप भेजने को तैयार हो? कहते हमने तो पहले भी मना किया था कि नहीं करना, और अब उसकी मर्जी है, पहले भी उसकी मर्जी थी, अब भी उसकी मर्जी है, लेकिन लड़का क्यों लेने आ रहा है? मैंने कहा ये तो पूछते आप। उन्होंने कहा कि शायद वो अपने मकसद में अभी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि लड़की बहुत कम उम्र की है, सुंदर भी है लड़के के कंपैरिजन में। लेकिन जो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा सा एक सपने देख रही थी, वो उसके नजदीक जाते ही बहुत, जब साथ रहने लगे तो गुण अवगुणों का पता चला और वो उसे छोड़ के वापिस आ गई। लेकिन लड़का कहता है कि अभी भी चलो मेरे साथ, क्योंकि उसको इससे अच्छी मिलेगी नहीं कोई, जिस तरह से उसका पर्सनैलिटी है। तो शायद वो जो आपने बात कही कि कामना इतनी जाग गई कि लुभावने सपने, इतनी तारीफ कोई नहीं करने वाला मिलेगा, तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों में कि हम बहुत ही दुनिया में खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं और इसीलिए हमारी तारीफ हो रही है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा है। पिक्चरों का तो 3 घंटे में एंड हो जाता है, लेकिन तुम्हारा 3 घंटे में एंड होने वाला नहीं है। और आज पेरेंट्स कहते हैं कि बस अपनी बेटी को यही कहते हैं, बस यही हम तुम्हें नहीं दिखा सकते थे जो आज तुमने प्रैक्टिकली खुद देखा, शादी करी है और उसके नजदीक तो तुमने ही जाके देखा ना, 20-22 दिन में जो भी तुम उसके साथ रही हो, ये चीज हम तुम्हें पहले कैसे दिखा सकते थे? ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन हमारे तजुर्बे हम बार बार तुमसे शेयर कर रहे थे कि ऐसा काम मत करो कि जिससे कि तुम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो समाज में कुछ दिन मुंह नहीं दिखाएंगे, उसके बाद बेशर्म बन जाएंगे, क्या करें, औलाद हो तो। लेकिन तुम अपने आप को जितना आघात पहुंचाओगी उससे नहीं उभर पाओ। बहन जी, यहाँ पे एक जो बात है कि बच्चे जो अनुभवहीन हैं, जिनके पास अनुभव नहीं है, कम से कम उनको अपने माता पिता को सुनना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि अगर कोई हमसे बड़ा है, अनुभवी है, अगर वो मानसिक रूप से पागल नहीं है तो, है ना, अगर वो अनुभवी, और सबसे अच्छी बात है कि आपका सबसे नज़दीकी शुभचिंतक कौन है, पहले तो ये परखना ज़रूरी है। किसी भी बच्चे के लिए, दुनिया के लिए, कोई माता पिता कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो बिल्कुल ही बहुत अच्छा शुभचिंतक होता है। लड़की हो या लड़का हो, मतलब मैं थोड़ा कड़वी भाषा का इस्तेमाल करूँगा और कड़वे अनुभव का इस्तेमाल करूँगा कि आप अगर लड़की हो, कल को आपकी शादी होगी, आपका पति भी होगा। अगर आप लड़के हो तो आपकी शादी होगी, आपकी पत्नी भी आ जाएगी। जीवन के किसी मोड़ में ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है कि किसी दिन आपकी पत्नी आपको जान से मारने की कोशिश भी कर दे, आपको कोर्ट कचहरी में भी दौड़ा दे,
आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। आपका पति आपको मार सकता है, आपका पति आपको जीवन भर के लिए टॉर्चर कर सकता है। लेकिन कितनी भी खराब माँ हो या कितने भी खराब पिता हो, अपने बच्चों को उस स्तर पे कभी नहीं ले जाते। चाहे बच्चे कितना भी उसके साथ टॉर्चर किए हों या बच्चों के कारण से कितनी भी बदनामी हुई हो, लेकिन बच्चों की वो हानि कभी भी माता पिता नहीं करते हैं। तो प्रत्येक बच्चे को ये समझना चाहिए कि कौन है जो कितना भी बुरा हो जाए वक्त, लेकिन मेरे साथ सबसे ज़्यादा घातक कौन हो सकता है। तो माता पिता तो वो हैं जो, मतलब मैंने तो ऐसे क्रिमिनल्स को भी देखे हैं जिसको सारी दुनिया बदनाम कर रही थी और उल्टे सीधे बोल रही थी, लेकिन फिर भी उस क्रिमिनल के डेड बॉडी पे उसकी माँ उसकी छाती पे सर पीट कर रो रही थी, ये कहते हुए कि कुछ भी है, ये मेरा बेटा है। यानी किसी भी हालत में एक माँ अपने बच्चे को स्वीकार करती ही है, एक पिता अपने बच्चे को स्वीकार करता ही है, लेकिन दूसरा नहीं कर सकता। और दूसरे के इतने सारे मामले सामने इस समाज में दिखाई दे रहे हैं। तो आप कभी भी जीवन में किसी भी रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हो तो पहले ये निश्चित कर लो कि कौन है जो गारंटेड रिलेशन में है और कौन है जो जिसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। सबसे सिक्योर, सबसे सुरक्षित जो रिश्ता है एक बच्चे का, वो उसके माता पिता के साथ रहता है। जिस बेटी की बात आप कर रहे हो, वो बेटी अपने माता पिता की बात नहीं मानती है, अपने ज़िद में जाकर वो एक अनजान लड़के से शादी कर लेती है और धोखा भी खाती है। सिर्फ 25 दिन के बाद वो लौट कर अपने घर चली आती है। लेकिन देखो तो उनका हृदय कितना बड़ा है उन माता पिता का कि उस बेटी के लिए उनके घर के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर कोई और रिश्ता होता, माता पिता का रिश्ता नहीं होता, तो उसके घर के चौखट में प्रवेश करने की भी इजाज़त नहीं मिलती उस बेटी को। कोई नहीं स्वीकार करता, कोई माता पिता को छोड़कर कोई नहीं स्वीकार करता। तो इस दुनिया में आपके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर कोई रिश्ता है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित रिश्ता है, वो माता पिता का रिश्ता होता है। उस पिलर को, उस स्तंभ को, वो नींव है आपकी ज़िंदगी का। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी ना, तब भी वो आपके साथ खड़े रहेंगे। आप कंगाल हो जाओगे ना, तो भी वो आपके साथ रहेंगे, क्योंकि वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन उनके अलावा जितने रिश्ते हैं वो मतलबी रिश्ते होते हैं, वो छोड़ भी सकते हैं, आपका साथ दे भी सकते हैं। जी, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इसी बात से जो आपने कहा कि एक पत्नी अपने पति के साथ दुष्परिणाम कर सकती है और पति भी पत्नी के साथ, इसी बात से मेरी अपनी ही घटना है घर की कि मेरी ही मतलब मौसी का बेटा जो बाहर, आजकल जिस दौर से लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिलियों में लड़कियां या लड़के रहना नहीं पसंद करते, उसी के दुष्परिणाम मैं मानूंगी इसी बात से कि मेरी सगी मौसी का बेटा जो बाहर गया था जर्मन कमाने के लिए और शादीशुदा था वो, और बिल्कुल कहते हैं ना कि शहर की लड़कियां बहुत तेज होती हैं, पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा एटीट्यूड में रहती है, वो तो बिल्कुल गांव की सीधी साधी और एकदम मतलब कहते हैं कि चिड़िया भी यहाँ की तेज है और वहाँ की लड़की इतनी सीधी होती है। उस लड़की से उसकी शादी हुई जिसे वो दिल्ली लाके रखा उसने, और खुद कमाने के सिलसिले में जर्मन चला गया और उसकी 3 बेटियां थी। बाहर वो काफी साल रहा, 2 साल रहा, और उसके बाद जब वो आया वापस, उसने अपना मकान बनाया और फिर से दिल्ली में कहीं जॉब लग गई। जो 2 साल का वक्त रहा उसका, उसी दौरान वो हमारी भाभी लगती थी, वो कहीं डाइवर्ट हो गई और किसी के साथ। और जब वो डाइवर्ट हुई तो उनका इतना ज्यादा कहते हैं ना कि वो कामना इतनी ज्यादा हो गई कि ऐसे लगने लगा कि मेरा पति तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, मेरी कोई तारीफ और वैल्यू नहीं है घर में, लेकिन ये लोग देखो, इनको कदर हुई मेरी, जिनसे उनका अफेयर चल रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि इतना अफेयर बढ़ गया कि अब वो तंग आने लगी, उसे हर बात अपने पति की और उसका घर आना भी बुरा लगने लगा। और एक दिन उसने ऐसा प्लान बनाया कि वो खाना पीना खा के जैसे ही अपने बेड पे लेटा, और वो 3 लड़के और चौथी उसकी मिसेस, चारों ने उसको दबाया और 16 चाकू मारे और उसका कत्ल कर दिया। और ये खबर अखबार में भी आई थी, और आज से काफी साल पहले की बात है, बहुत खबर फैली, उस समय चर्चा का विषय रहा। और जब वो तीनों अरेस्ट हो गए, वो लड़के और वो भी उसकी वाइफ भी,
और बच्चों को गवर्नमेंट ने किसी को भी हैंड ओवर नहीं किया और अनाथ आश्रम दे दिया और मकान सील हो गया। और जब वो उम्र कैद की सजा काट के आई है वापस, और उसके बावजूद भी उसने एकांत में काल कोठरी में भी ये नहीं सोचा, रियलाइज नहीं करा कि मैंने कोई गलती करी है। नहीं, वो फिर उन लोगों के साथ मिली और उन लोगों के साथ बातचीत की और उसे लगा कि अब रास्ते का कोई रोड़ा नहीं है, ना बच्चे हैं ना पति रहा। और उसने फिर उनके साथ वही अपना बातचीत शुरू करी। और उन लोगों ने सोचा, उन्होंने एकांत में ये सोचा कि पूरी जिंदगी यहाँ कट गई इस औरत के पीछे, हम हो गए बदनाम। अब उससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में उसको कॉन्फिडेंस में लेके वो मकान अपने नाम कर लिया और उसे वहां से भगा दिया। आज वो उत्तराखंड वापस गई और रोई गिड़गिड़ाई अपने ससुराल जाके, और जिसमें से 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, एक बेटी अभी कुंवारी है। और वहां जाके खूब गांव वालों ने उसको बहुत ज्यादा मतलब उसको जलील किया, बातों से भी और वैसे भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन वो तब गई है, तब माफी मांग रही है जब चारों तरफ से उसे लगा कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, और मतलब के लिए गई है। मतलब रियलाइज आज भी नहीं किया उसने कि मैंने कोई गलती, अगर किया होता तो वो अपना प्रायश्चित करती, उस मकान को अपनी बेटियों के नाम करती। तो मतलब कामना ने इतना उसको लुभावना सपना दिखाया कि जब तक वो बर्बाद नहीं हो गई, उसकी कामना आज भी है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। यही है काल्पनिक जीवन। मतलब इतना सुंदर जीवन होने के बाद, पति है, बच्चे हैं, सब कुछ है, घर वेल सेटल है, खाने को भी है, तो भी इंसान किस दिशा में डूब रहा है और क्या कर रहा है उसे खुद नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ। जो मुझे चाहिए वो तो मेरे पास है ऑलरेडी। जो नहीं मिला वो सोना और मिल गया तो मिट्टी। आप जिस भाई साहब की बात कर रहे थे, जब उनकी शादी नहीं हुई होगी तो यही लड़की उनकी शादी से या फिर शादी के लिए, अपनी शादी के लिए भगवान से मन्नत भी मांगती होगी। और एक वेल सेटल्ड लड़का जब मिल गया जो विदेश में काम कर रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से ज़िंदगी जी रहा है, जिसका अपना घर है, सब कुछ है, तो जब वो मिल गया तो वो मिट्टी के बराबर हो गया। फिर जो नहीं मिला है, बाहर अफेयर क्यों हो रहा है, जो नहीं मिला है वो सोने जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि उन दिनों जैसे कि हमने भी उन्हें समझने की कोशिश करी कि जैसे वो आज के जमाने के हिसाब से जो स्टाइलिश लड़के होते हैं, जो अपना दिखावा दिखाते हैं, जो पहनावा है उनका, वो इस तरह का चटक मटक नहीं था। उसे मतलब दुनिया के रंग में नहीं रंगा। वो बहुत सिंपल था, गांव से आया, बस कमाना है, कमाने के अलावा अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, और बहुत सीधा था क्योंकि बचपन में ही माँ खत्म हो गई थी जब वो 3 साल का था। तो वो उसी अभाव में पला था और उसको दुनियादारी का रंग नहीं चढ़ा था। लेकिन उसे दिल्ली लाने के बाद, शादी के बाद, उस औरत पे बड़ी तेजी से वो रंग चढ़ा, क्योंकि लोगों ने उसकी बहुत तारीफ करी, देखने में भी वो रंग रूप में बहुत अच्छी लगती थी। तो लोगों ने बोला कि कहाँ तुम्हारी जोड़ी है, ये तो बेकार लगता है तुम्हारे साथ, ये तो तुम्हारा नौकर लगता है, और तुम कितनी खूबसूरत हो। मतलब इस तरह की बातें कह के और उसने अपना मुझे ये लगता है कि ऐसी औरतें या ऐसी लड़कियां अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करती हैं कि ये हमारी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। हमें जिसने जन्म दिया इतनी तारीफ, या हमारे भाई बहन इतनी तारीफ नहीं करते हैं, क्या इसके पीछे इसकी मनसुख का क्या है, मतलब इसकी ख्वाहिशें क्या है हमारे प्रति। लेकिन ये ना सोचकर अपने आप में और ज्यादा प्राउड में आ जाते हैं बच्चे कि नहीं, हम डिजर्व करते हैं, तभी तो कोई हमारी तारीफ कर रहा है। और घर वाले हमें कुछ समझते ही नहीं है। ये समझा है आज जो मिला है, इसी ने हमें सही मायने में समझा है। तो वो भी उसी तरह की निकली और उसको डेली इस तरह के गिफ्ट मिलने और उसी में शामिल हो गई। और उसने एक दिन ऐसा प्लान बनाया कि इसको रास्ते से हटाया जाए। बहन जी, यही तो बात है, कामना यही है ना। आप अगर, कोई भी बच्चा अगर ये उम्मीद कर रहा है कि मेरे माता पिता भी मेरे लिए, मेरी मेरी खूबसूरती के ऊपर या मेरे अच्छे व्यवहार के ऊपर या फिर मेरे ऊपर बहुत तारीफ़ करें, अच्छी अच्छी बातें करें, मीठी मीठी बातें करें, हाँ, तो वो उनको पता नहीं है कि माता पिता के पास बंधन में बांधने का कोई इंटेंशन नहीं है। जो आपके अंदर कामना जगाएं, आपकी मीठी मीठी बातें करके, तारीफ़ करके और खूब बड़ी बड़ी काल्पनिक बातें सुना सुना कर आपको बंधन में बांधने के लिए उनकी कोई तैयारी नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान, कोई स्त्री या पुरुष अगर आपकी झूठी तारीफ़ कर रहा है, झूठी तारीफ़ भी ऐसे तारीफ़ कर रहा है जैसे कि वो सच जैसा ही लगे, लेकिन अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो अकारण कोई तारीफ़ क्यों कर रहा है,
वो ज़रूर उसके मन में कोई ऐसा अदृश्य बंधन है जिसमें आपको बांध देना चाहता है, लेकिन बांधने से पहले वो आपकी कल्पना को, अपनी कामना को जगाना चाहता है। आपकी कामना जब जग जाएगी, बंधन में बंधने के लिए आप तैयार हो जाओगे, तो फिर उसका मकसद पूरा हो जाएगा और वो आपको बांध देगा। तो ये जितने भी हथकंडे हैं, ये सिर्फ इंसान को बंधन में बांधने के लिए है। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चों को ये लगता है कि मेरे माता पिता तो बड़े नीरस हैं, ये तो हमसे वैसी कुछ बातें नहीं करते हैं। वहीं पे अगर कोई बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, तो अरे देखो ये कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मेरी एक एक छोटी छोटी बारीकी के बारे में जानते हैं। हाँ, मेरे घर वालों को तो मेरी कोई अच्छाई दिखती नहीं है, और उनको देखो कितनी अच्छाई दिखाई देती है मेरे अंदर। तो बहुत आसानी से उसके तरफ खींचे चले जाते हैं, जबकि उनको पता नहीं कि ये कामना का ही षड्यंत्र चल रहा है आपको बंधन में बांधने के लिए। जी, मैंने उनसे पूछा भी है। मैंने कहा ये बात आप चाहेंगी कि किसी को मतलब शेयर करें, या सिर्फ अपने तक ही घुट के रह जाएंगी कि मेरी बेटी वापस आ गई है, या मतलब। तो कहने लगी कि क्या बोलूं, बस ये जरूर चाहती हूँ, अगर आप चाहो तो गुरुजी से कहना कि एक घर तो चलो बर्बाद हुआ ही है, और ऐसे पता नहीं कितने घर बर्बाद हैं जिससे हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक संदेश होना चाहिए समाज में कि जो बच्चे इस तरह से, अब माँ बाप कहते थे कि नहीं तुम सूट सलवार पहनो, तुम अच्छे कपड़े और थोड़ा सा सभ्यता वाले कपड़े पहनो, लेकिन जब वो बाहर कॉलेज में जाने लगी, लोग कहने लगे नहीं तुम्हारी बॉडी पर्सनैलिटी तो इस तरह की है कि तुम्हें तो ये सूट करेगा, तुम्हें वो सूट करेगा, तुम क्या ये घर की मेड की तरह कपड़े पहन के आ जाती हो। तो उस चीज में इतनी अट्रैक्ट हो गई कि माँ बाप की सुनी ही नहीं बिल्कुल, और मानी भी नहीं, और आज इतनी दुखी है वो लड़की। और अब माँ बाप कहते हैं कि सेकंड मैरिज करोगी, तो आज भी उसने ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे या कोई अटल फैसला है, सोचेंगे। तो इस विषय में उन्होंने ये कहा मुझसे कि अपना नाम नहीं वो बताना चाह रही हैं, लेकिन ये जरूर चाहती हैं कि आपके माध्यम से आज के बच्चों में जो नई जनरेशन है, थोड़ा सा अगर माता पिता का डिसीजन उन्हें पसंद नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लें अपनी लाइफ के लिए, और थोड़ा उसको समझें, परखें। जिस राह पे भी वो चल रहे हैं, आगे थोड़ी सी दूरदृष्टि से देखना चाहें, और आप इस अपने माध्यम से समझाएं तो बड़ी कृपा होगी गुरुजी आपकी। बहन जी, ये बहुत ही सराहनीय पहल है उस माता पिता के लिए कि वो चाहते हैं कि भाई इन बातों को सामने लाकर, ताकि लोगों के दूसरे बच्चे ना भड़के और बहक ना जाएं इन रास्तों पे। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ख़ास तौर से ये मैसेज महत्वपूर्ण बच्चों के लिए है, क्योंकि ये जो जिन फिल्मों को देखकर प्रभावित हो रहे हैं, जिन कहानियों को सुनकर वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जब आप उन रास्तों पे चलकर भटक जाएंगे, उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, तो उसके बाद से पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचता है आपके पास में। और तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई बहुत लच्छेदार बातें कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये प्रश्न ज़रूर अपने मन में उठाइए। मकसद क्या है उसका? और दूसरी चीज़, जो एक बात कहते हैं कि ये जो प्यार मोहब्बत वाली जो बातें हैं, ये सोने की रोटी जैसी है जिससे पेट नहीं भरता है। रोटी तो वही चाहिए, वही चावल का चाहिए, वही गेहूं की रोटी चाहिए, वही बाजरे की रोटी चाहिए जिससे पेट भरेगा। हाँ, तो अक्सर ये प्यार वार के नशे में अक्सर बच्चों को लगता है ना कि बस जीवन में प्यार मिल गया तो सब मिल गया। कुछ नहीं होता इनसे, ये सब छलावा है, ये बहकाने वाली बातें हैं। इन बातों से फिल्मों की टिकटें बहुत बिकती हैं, और जो हीरो और हीरोइन फिल्मों में काम करते हैं ना, वो सुपरस्टार बन जाते हैं। मगर आपकी ज़िंदगी फ्लॉप थी और फ्लॉप ही रह जाती है, और बदतर स्थिति में फ्लॉप होती है इन बातों से। जैसे वो आपके संदेश सुनती रहती हैं, आपके जो भी नया लेटेस्ट वीडियो आता है, जैसे आपने एक बार पंजाब का डाला, उस लड़के को नशे में इस तरह से बोरी में बंद कर दिया, तो वो भी उन्होंने सुना और कहा कि हाँ ऐसा होता है और हुआ भी है। लेकिन कोई कहता नहीं है, सामने आता नहीं है इस बात को लेकर। अपना एक सच्ची घटना बताने में उनको थोड़ी सी ये लगता है कि शायद हम बदनाम ना हो जाएं, लोग हमें जानने ना लगे, जो अभी अनदेखी है, अनछुपी है। तो वो उनका यही कहना था कि गुरुजी को सभी लोग सुनते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी का, वो उनकी बातों पे लोग फॉलो करते हैं, गुरुजी को मानते हैं उसकी बात को, तभी तो बहुत से लोगों ने पानी पीने का शुरू करा, 1.25 लीटर पानी पी रहे हैं और अपने परिणाम देख रहे हैं कि जीवन में हाँ परिवर्तन आ रहा है। तो उनका ये मानना और सोचना शायद जायज है, और मैं भी ये मानती हूँ कि अगर किसी का कुप्रभाव पड़ सकता है तो अच्छा परिणाम भी हो सकता है इस बात का।
आपके संदेश के माध्यम से लोगों को हो सकता है कि कहते हैं ना कि 100 पेड़ में से कोई एक पेड़ भी अगर सक्सेस हो गया अपने जीवन में, तो बाकी अपने आप ही प्रेरणा बनते चले जाएंगे। तो मेरी भी आपसे विनती है कि अगर ये संदेश पे थोड़ी सी रोशनी डालें आप, और बच्चे थोड़ा सा अवेयर हों कि ठीक है, उनको अगर किसी चीज में जाना है तो थोड़ा सोच समझ के थोड़ा सा इस चीज को देखें कि हमारी जो प्रशंसा कर रहा है उसके पीछे उसका मकसद क्या है। क्या हमारी खूबसूरती है, हमारा स्टेटस है, या पैसा है। एक मतलब जीवन की जो सच्चाई है ना, वो चाहता हूँ कि बता दूँ। इस तरह की जो भी घटनाएं घट रही हैं, जिसको लड़के या लड़कियां सोचते हैं कि बस सच्चा प्रेम है, इसको वो सच्चा प्रेम कहते हैं, है ना। प्यार जीवन में मिल गया तो सब कुछ मिल गया, जबकि ये प्रेम नहीं है। ये सिर्फ वासना है और कुछ नहीं है। ये शारीरिक आकर्षण है, बॉडी का अट्रैक्शन है। लड़के का लड़की के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति आकर्षण है। लेकिन शादी होते ही सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर ये आकर्षण बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आप शक्तिहीन हो जाते हो, सारा नशा उतर जाता है। और उसके बाद ना, ये जितनी भी इन जो लोग ऐसे जो जुनून में पागल रहते हैं, उनको 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद, 6 महीने तो दूर की बात मैं कह रहा हूँ, 1 से 2 महीने के बाद पूछोगे ना कि वो जो आप कहते थे कि प्यार के खातिर तो हम कुछ भी करेंगे, अब क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे सब फिजूल की बातें थी, बेकार की बातें थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए आप देखना, मैक्सिमम केसेस में मैं बता रहा हूँ, लड़के लड़की आपस में ऐसे अफेयर करते हैं, उसके बाद घर वालों से बगावत करके वो भाग जाते हैं। और एक और सच्चाई, मतलब हो सकता है कि ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है किसी खास पक्ष को, लेकिन एक सच्चाई है ये कि कोई भी लड़का, वो चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी लड़की को भगा नहीं सकता। अगर कोई लड़की अपने घर को छोड़कर जा रही है तो उसको लड़का नहीं भगा रहा है, वो लड़की स्वयं भाग रही है, लड़का तो सिर्फ साथ दे रहा है। अगर लड़की ना चाहे कि मेरी घर की इज़्ज़त खराब होगी, अगर वो ये सोच ले और अपनी माता पिता की प्रतिष्ठा खराब ना होने दे, अगर वो सोच ले, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं, दुनिया का कोई लड़का नहीं जो किसी लड़की को उसके घर से भगा दे और माता पिता के अगेंस्ट में काम करा दे। जी बिल्कुल, अपने इरादे में कामयाब वो नहीं हो सकता जबकि सामने वाला सहमति ना दे। हाँ, और ये जो सहमति मिलती है वो लड़की वाले से ही मिलती है, लड़की से ही मिलती है। तो अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां चाहती हैं, उसके बाद लड़के सहयोगी बनते हैं और भाग जाते हैं। और 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 20 दिन की बात मैं बता रहा हूँ कि जब घर वाले कंप्लेन करते हैं और पुलिस जब कार्रवाई करती है और उसके बाद से लड़के लड़की जब दोनों पकड़े जाते हैं, तो वही लड़की थोड़े से प्रेशर में आके, या पुलिस वाले कुछ कहते हैं, तो लड़की उस लड़के के खिलाफ गवाही दे देती है कि सर इसने मुझे भगाया था। लड़की गवाही देती है और गवाही देने के बाद उस लड़के की वो पिटाई पुलिस वाले करते हैं कि उसका सारा नशा उतर जाता है और पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और लड़की वापस अपने घर चली जाती है। जी बिल्कुल देते हैं। बहुत से केस में तो बहुत ही गंदे रिजल्ट भी आए हैं कि लड़की के घर वालों ने इतना उसको मारा है, बहुत सी खबरों में आया है। और लड़के के साथ ऐसा परिणाम करा है कि वो जीवन में विवाहित जीवन व्यतीत करने लायक नहीं रहा। इस तरह के भी हुए हैं केसेस। और इस विषय में चर्चा करने के लिए लोग बहुत ही संकोच करते हैं, और जो इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं उन्हें बहुत कुछ सुनना और सहना भी पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ इसी डर से हम इस टॉपिक पे चर्चा ना करें, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। अगर कोई एक बच्चे को भी सीख मिलती है इस चर्चा से, तो मुझे लगता है कि समाज के हर व्यक्ति को इस बारे में ओपनली बात करनी चाहिए और अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली और इतनी निजी बातें करनी बहुत जरूरी है, बिना पर्दे के। क्योंकि पर्दे वाली बात तो अब रही नहीं है कि अचानक से जब वो तुम्हारे सामने आते हैं तो वो फिर तुम्हें बहुत अश्लील लगता है पेरेंट्स को कि बच्चा इतना बगावत करने के खिलाफ हो गया कि शर्म ही महसूस नहीं कर रहा। इससे बेटर मेरा ये मानना है गुरुजी कि पहले से वो एनवायरनमेंट दें, ताकि बच्चा एक एक बात आपसे डिस्कस करे, चाहे वो उसकी प्राइवेट है, चाहे वो उसकी किसी भी तरह की है, वो संकोच ना करे अपने पेरेंट्स से कहते समय। और हो सकता है सही समय पे उसे सही दिशा मिल जाए।
क्योंकि ज्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि अगर लड़के ने गलती कर लिया तो हमारा कोई बदनामी नहीं है खानदान की। लड़कों का तो दस्तूर है, पुरुष प्रधान देश है। लेकिन ऐसा नहीं मानसिकता होनी चाहिए कि लड़कों की भी उतनी ही बदनामी है, उनका कैरियर भी उतना ही चौपट है जितना लड़की का है। जी बहन जी। तो इसमें जो है बहुत ज़रूरी है कि माता पिता, अगर आपको लग जाता है कि आपके घर की बेटी या आपके घर का बेटा जो बहक रहा है और किसी दूसरे के चक्कर में जाके वो हो सकता है अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दे या रिलेशन ख़राब कर दे या समाज में प्रतिष्ठा आपकी हानि करवा दे, तो बेहतर है कि खुल के बात करिए, हर टॉपिक पर बात करिए उससे। अगर लड़का है तो उसके पिता उससे बात करें, अगर लड़की है तो उसकी माँ खुल के बात करे कि ये जो तुम प्यार की बात करो ये प्यार नहीं है, ये कुछ और है जो शारीरिक अट्रैक्शन है, और वो सिर्फ 10-15 दिन या 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से तुम्हारे पास क्या बचेगा आगे की ज़िंदगी को चलाने के लिए? उसके बाद तुम्हें चाहिए बैंक बैलेंस भी चाहिए, उसके बाद से उस लड़की का करियर कैसा है, वो जॉब क्या करता है या लड़की क्या करती है, वो ये इन सब सारी बिंदुओं पे माता पिता को खुल के बात करना चाहिए। जी गुरुजी, और मुझे ये लगता है क्योंकि मैं खुद एक स्कूल में रह चुकी हूँ काफी टाइम तक, एक लंबे अरसे तक मैं स्कूल में रही हूँ। और मैंने अभी मेरी बात हुई थी उन लोगों से, स्कूल के प्रिंसिपल से, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे उन्हें भी एक विषय रखना चाहिए, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन की टीचर के माध्यम से रखें या किसी साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से रखें। एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट उनके इस तरह से होना चाहिए जो इनकी पर्सनैलिटी को निखार सके। अक्सर बहुत से माता पिता इतने अवेयर नहीं हैं या उन्हें अभी भी संकोच लगता है कि नहीं, हम अपने बच्चे से ऐसी बात कैसे कह दें, और उनका प्रभाव इतना गहरा नहीं पड़ता जितना एक टीचर्स का और बच्चे के ऊपर रहता है कांटेक्ट। एक आई कांटेक्ट का भी फर्क पड़ता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी आई कांटेक्ट से बच्चे जज कर लेते हैं कि हम उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं, हमें उन्हें जलील कर रहे हैं या उन्हें समझा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उन्हें देख रहे हैं, किस निगाह से हम उन्हें समझा रहे हैं। अक्सर माता पिता जब बच्चे गलती कर लेते हैं तो उनकी निगाहें उनको दोषी करार देते हुए समझा रही होती हैं, जिसके कारण बच्चा अपना दोष भी कबूल नहीं करता। उसे लगता है कि मैं मुजरिम की तरह अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं उन माता पिताओं से भी जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, उन टीचरों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो बच्चों को मुजरिम करार ना देते हुए एक ये ना कहें कि तुमने तो ये संगीन जुर्म कर दिया है। उन्हें बच्चा ही समझकर उन्हें अपने ढंग से, अपने प्यार से, कॉन्फिडेंस से, उस निगाह से ना देखें और एक मौका जरूर देना चाहिए। क्या आप सहमत हैं गुरुजी इस बात से? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आप हर विषय पे उससे बात करिए ना। एक डॉक्टर की पढ़ाई जब होती है तो चाहे वो लड़का डॉक्टर की एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हो या लड़की एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हो, कल को आने वाले समय में मरीज़ के साथ जो जो तकलीफ़ आने वाली है, चाहे उसके मानसिक तकलीफ़ की बात हो, चाहे शारीरिक तकलीफ़ की बात हो, चाहे किसी भी मैटर पे हो, चाहे वो शारीरिक संबंधों की बात हो, वो सब कुछ ट्रेनिंग फेज में सिखाया जाता है, उस पूरे बॉडी को दिखाया जाता है। तो ये सब क्या है कि फ्यूचर की ट्रेनिंग पहले ही हो जाती है, तो उस डॉक्टर के लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होता है। तो जीवन में आप अगर इन विषयों पे बात नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि ज़िंदगी अपने स्पीड से नहीं आएगी उसके पास। आप अगर अपने बच्चे को तैरना नहीं सिखाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कल को बच्चे नदी से उनका सामना नहीं होगा, तालाब से सामना नहीं होगा, या फिर कहीं भी डूबने की संभावना नहीं बनेगी। तो अगर वो ज़िंदगी में डूबने की तरफ बढ़ रहे हैं उससे पहले तैराकी सिखा दो, हर विषय पे बात करो। और अगर आप नहीं करोगे, मैक्सिमम केसेस में मैं देखता क्या हूँ कि बच्चों से उनके मन में उठने वाले प्रश्न का कोई समाधान कहीं से, घर से अगर नहीं मिलता है और जेन्युइन आंसर नहीं मिलता है, तो बच्चे अक्सर अपने मित्रों से, जिनके साथ पढ़ाई करते हैं उनसे, या कोई भी इंसान के साथ में अपनी बातें शेयर करने लगते हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो। और वो जो अनुभवहीन है वो दूसरे अनुभवहीन को क्या गाइड करेगा? बिल्कुल जी। तो गाइड तो बड़े करते हैं ना। तो एक बेटी के लिए बेस्ट गाइड तो उसकी माँ है, क्योंकि उस जिंदगी को जी चुकी है, वो हर छोटी छोटी बात को जानती है, खुल के बात करे। लेकिन बेटी छोटी है और संकोच में है, शर्मीली है, तो वो बात नहीं करेगी। माँ तो बड़ी है ना, माँ तो अनुभव में है और जानती है, तो खुल के वो बात करे, वो संकोच ना करे।
कि बेटी से हम ऐसी बातें कैसे करेंगे, या पिता को संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं अपने बेटे से ऐसी बात, अगर आप नहीं करोगे तो आपका बेटा किसी और से, थर्ड पर्सन से जाके बात करेगा, और वो क्या गाइड करेगा या मिस गाइड करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके दुष्परिणाम ही सिर्फ आपके सामने आएंगे। हाँ जी, मेरा भी यही मानना है कि घर में अगर हम बच्चों की कोई हरकत ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें डायरेक्ट अगर हम नहीं कह सकते हैं तो उसके पीछे एक काल्पनिक बात को कहकर उन्हें एक संदेश तो उनके कानों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वो अकेले में उस विषय पे सोच सकें कि हाँ, माता पिता ने उसकी घटना बताई है, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि वो अपने अंदर अपराधी भाव से भी ना समझे कि हमें ही कहा गया है, और माता पिता भी समझ जाएं कि ये किस दिशा पे जा रहा है। उसकी हरकतों से, उनके पहनावे से पता लग जाता है हर पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा आजकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसकी लिविंग स्टाइल क्या है, उसका खान पान क्या है, देर रात तक जागना, उसका पहन ओढ़ के अब सिस्टम बदल रहा है, तो कौन है इसके कांटेक्ट में। तो इस तरह से वो पहले से ही किसी और के उदाहरण दे के भी अपने बच्चे को सावधान कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, होना ही चाहिए। एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक माता पिता को समझना चाहिए। हमारे भारत का जो सिस्टम रहा है प्राचीन समय में, चाहे बेटा राजकुमार क्यों ना हो या किसी व्यापारी का बच्चा क्यों ना हो, जब वो स्कूल में जाएगा, यानी कि गुरुकुल में जब जाया करता था, तो उसे गरीब बच्चों की तरह ही रखा जाता था। राजा का बेटा भी आएगा तो ज़मीन पे ही सोएगा, हाँ, व्यापारी का बेटा आएगा तो भी ज़मीन पे सोएगा। तो अभाव में ही रखा जाता था गुरुकुलों में। गुरुकुल में जब अभाव में रखकर पढ़ाई के दौरान अभाव में रखना, तो आज के समय में माता पिता को लगता है हम बच्चों को कष्ट क्यों दें, जब हमारे साथ सारी संसाधनें उपलब्ध हैं तो फिर बच्चों को हम अभाव में क्यों रखें। एक साइकोलॉजी, एक मनोविज्ञान समझने की ज़रूरत है कि अभाव ही है वो समय जब इंसान के अंदर नए आविष्कार के लिए प्रेरणा जगाती है। ये भी बहुत अच्छी और गहरी विषय पे बात की आपने कि ये भी बहुत हद तक पेरेंट्स भी बहुत जिम्मेदार हैं कि जिन्होंने उनको, कहते हैं ना, आप वाली बात है, जिंदगी की भट्टी में झोंका ही नहीं है कि वो कैसे निखरेंगे। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, आप किसी को भी देख लीजिए, मतलब इस पूरे पूरे धरती पे 3 ही कैटेगरी के लोग हैं, या तो बहुत अमीर हैं, या तो बहुत गरीब हैं, या तो मिडिल क्लास हैं। आप देखिएगा बहन जी, कभी भी सब बहुत गरीब अगर नीचे के स्तर पे हैं, यानी कि जीवन में अब कोई संभावना, कोई आशा है ही नहीं, है ना, वैसे बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। बहुत गरीब परिवार के बच्चे अक्सर बिगड़ जाते क्योंकि भविष्य का कहीं कोई वो आशा की कोई किरण भी नहीं दिखाई दे रही है उनको। या फिर वो बच्चे जो बिल्कुल ही सभी संसाधनों से परिपूर्ण हैं, जो चाहते हैं सब मिला हुआ है उनको, गाड़ी बंगला घर सुख सुविधा मौज मस्ती सब कुछ उपलब्ध है, अक्सर उन परिवार के बच्चे निकम्मे या बिगड़ जाते हैं। अगर आप देखोगे कि ग्रोथ कहीं मिल रहा है ना, तो वो मिडिल क्लास के बच्चों में ही मिलता है। अब मिडिल क्लास में क्यों मिलता है? मिडिल क्लास क्या है कि वहाँ अभाव भी है थोड़ा सा, और थोड़ा विकास करने की संभावना भी है। एक मिडिल क्लास बच्चा सोचता है कि अगर मैं ठीक से पढ़ाई नहीं करूँगा ना, तो मेरी हालत तो उस झुग्गी झोपड़ी के गरीबों की तरह हो जाएगी, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, ठीक है, जो भिखारी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उससे वो डरा हुआ रहता है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई में, अपने काम में ध्यान देता है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सोचता है कि अगर मैं ठीक से मेहनत करूँगा, ठीक से पढ़ाई करूँगा, तो मैं भी एक बड़ा आदमी बनूँगा, तो वो ज़्यादा मेहनत करता है। तो अभाव ही है, वो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता का मतलब क्या, जहाँ कमी है वहीं तो आवश्यकता होगी ना। अगर घर में मेरे खाना उपलब्ध नहीं है और मुझे भूख लगी है, भूख की आवश्यकता अगर जग गई है, तो खाना नहीं भी है फिर भी मैं किसी तरीके से घर में जो भी उपलब्ध होगा उससे मैं भोजन तैयार करूँगा, नहीं भी आता है तो भी करूँगा, कच्चा पक्का कुछ भी बनाऊँगा और खाऊँगा फिर। तो अभाव से ही तो नई सोच विकसित होती है ना।
मतलब आपका मानना ये है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप तो काफ़ी अनुभवी हैं। जैसे कि मिडल क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने हर चीज़ को देखा है। मतलब अपर क्लास भी देखा है उन्होंने अपनी स्टडी लाइफ में, और लोअर क्लास भी देखे। तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कमी होने से भी दिशा बदल जाती है, मन भटक जाता है, और बहुत ज़्यादा आ जाने से भी इंसान बिगड़ जाता है। तो ज़्यादातर कैलकुलेशन जो करता है वो समान भाव वाला ही इंसान कर सकता है, जिसका बैलेंस बना हुआ है दिमाग का भी। बिल्कुल। तो इसलिए माता-पिता जो है ना, जो मैं अक्सर बहुत सारे माता-पिता को सुनते रहता हूँ, वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं देना चाहते। यानी कि जो भी हमारे पास उपलब्ध है वो सब कुछ उपलब्ध करा दो, उनकी बस ज़ुबान एक बार खुले और सारी चीज़ें उपलब्ध करा दो। जबकि मुझे लगता है कि आप ये सोच रखकर अपने बच्चों को सबसे बड़ा कष्ट देने जा रहे हो। ऐसी सोच ही मत रखो। उनको सिर्फ दो मत, उनको कमाने की कला सिखाओ। और आपकी दौलत चाहे करोड़ों की क्यों न हो, अगर बच्चों को कमाने की और उसकी कीमत का अंदाज़ा न हो तो वो बच्चे आपके करोड़ों की दौलत को कुछ वर्षों में ही गंवा देंगे। जैसे एक बड़ी प्यारी, वो बार बार मैं उसका जिक्र भी करता हूँ कि एक मेला है जो बिहार क्षेत्र में मैंने देखा था। सोनपुर का मेला कहते हैं उसको। और वो मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है जो जानवरों का मेला होता है। वहाँ पे सिर्फ जानवर बिकते हैं। खास दिनों में कुछ वो मेला 1 महीने का शायद होता है। तो वहाँ के एक हाथी वाले ने बताया था कि मेरे पास जब ग्राहक आते हैं तो मैं 2 तरह के ग्राहकों को देखता हूँ। एक ग्राहक, कोई भी ग्राहक आया और कहा कि मुझे हाथी खरीदना है, तो मैं पूछता हूँ कि हाथी खरीदोगे, अच्छी बात है, मेरे पास हाथी भी है, लेकिन ये बता दो कि पैसा किसका है? पैसा आपका है या आपके माता पिता का है? तो अगर वो इंसान कहता है वो पैसा मेरा है, मैंने कमाया है, तो उस ग्राहक को मैं कहता हूँ, हाथी वाला कहता है कि मैं कहता हूँ जाओ जाओ, तुमसे हाथी नहीं खरीदी जाएगी, है ना? तुम जाओ, तुम कमा के लाए हो ना, जाओ, ये सब काम तुमसे नहीं हो सकता, जाओ। कि वैसे ग्राहक को मैं बिठाता भी नहीं हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि तो फिर किस ग्राहक से आप सौदा करते हो? तो अगर कोई ग्राहक आता है और पूछता है कि हाथी खरीदना है, तो मैं कहता हूँ पैसा किसका है? वो कहता है मेरे माता पिता है। तो बैठो बैठो बैठो, चाय कॉफ़ी सब पिलाता हूँ, मट्ठा पिलाता हूँ। हाँ, तुम खरीद सकते हो, क्योंकि बाप के पैसे से ही अय्यासियाँ होती हैं। आओ, तुम खरीद सकते हो। अपने पैसे से कहाँ कोई अय्यासी कर पाता है? तो बच्चों को आपने कुछ सिखाया नहीं, कुछ कमाना सिखाया नहीं है, बस सब दिए चले जा रहे हो, दिए चले जा रहे हो। क्योंकि भाई ये सोचो कि कमाया आपने है, कमाया उसने नहीं है। और जो कमाना जानता है या जिसने कमाया है ना, वही उसकी कद्र जानता है, वही उसको संभाल के रख भी सकता है। तो बच्चों के अंदर कमाने की प्रवृत्ति तो आपने जगाई नहीं, बस सुविधाएं सुविधाएं दिए चले जा रहे हो। तो उन सुविधाओं से बच्चे बिगड़ते हैं, और जब एक बार बिगड़ जाएंगे ना, तो फिर आपके वश में नहीं रहेंगे, वो आप उनको संभाल नहीं पाओगे। फिर वो एक्सीडेंट करके आएंगे, तो उसके बाद आप उनकी मरहम पट्टी करोगे, उनका इलाज करोगे, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप देखो कि ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाओं को मत देने की कोशिश करो। उनके अंदर एक प्रेरणा जगाओ कि बेटा, अगर तुमको करना है, तुम्हारे कोई सपने हैं, कुछ पाना चाहते हो, तो करो, कमाओ, बेहतर करो, बेहतर से पढ़ाई करो, अच्छे से अपने करियर को बनाओ, फिर अपनी मेहनत से सब कुछ करो, अपना शौक़ पालो। तो माता पिता को भी इन विषय पे सोचना चाहिए, और इन विषयों पे खुल के बात करनी चाहिए। संकोच क्यों कर रहे हो? कल को सारी दुनिया, पूरा समाज जब आपके ऊपर प्रश्न उठाएगा, तो उससे बेहतर है कि आप ही पहले अपने बच्चों के सामने प्रश्न उठा दो। जो बातें हैं खुल के अपने घर में करो। बिल्कुल, क्योंकि आप तो काफ़ी अनुभवी हैं। जैसे कि मिडल क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने हर चीज़ को देखा है। मतलब अपर क्लास भी देखा है उन्होंने अपनी स्टडी लाइफ में, और लोअर क्लास भी देखे। तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कमी होने से भी दिशा बदल जाती है, मन भटक जाता है, और बहुत ज़्यादा आ जाने से भी इंसान बिगड़ जाता है। तो ज़्यादातर कैलकुलेशन जो करता है वो समान भाव वाला ही इंसान कर सकता है, जिसका बैलेंस बना हुआ है दिमाग का भी। जी, बहुत बढ़िया। बहन जी, आप इस तरह के, चूँकि ये केस बड़ा सेंसिटिव है जिस पे आज आपने चर्चा की है, बस इसमें यही है कि जो भी माता पिता आपके कांटेक्ट में हैं, उनसे पानी का प्रयोग ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर कराएं कि भाई अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं, और चूँकि इस उम्र में बच्चे बिगड़ ही जाते हैं क्योंकि बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो मैंने देखा है कि पानी का प्रयोग बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रत्येक लड़के और लड़की के शरीर पे काम करता है।
पानी शांत कर देता है उसके मन को। तो मन जैसे ही शांत होता है ना, इस तरह की बेचैनी या बेचैनी में कोई फैसला लेने की क्षमता उनकी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और वो फिर बाद में थोड़ा विवेक से सोचने लगते हैं। या वो कहते हैं कि अक्सर जल्दबाजी में एक्सीडेंट्स होते हैं, तो बेचैनी में ही जल्दबाजी होती है और जल्दबाजी में ही एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आप सबसे पहले पानी के माध्यम से उनके शरीर में उठने वाली जो बेचैनी है उसी को ख़त्म कर सकते हो। प्रत्येक माता पिता ये काम कर सकते हैं और धीरे धीरे जब वो बेचैनी ख़त्म होगी तो शांति आएगी। जब शांति आएगी तो थोड़ा शांति से सोचेंगे, अच्छा ठीक है, इतना कौन भागा जा रहा है, चलो आराम से माता पिता की भी सुन लेते हैं और उस पक्ष की भी सुन लेते हैं। और जब ये खुद शांत होते हैं तब जाकर सही निर्णय कर पाते हैं। तो वो चीज़ है। अब जैसे आप देखो ना, मान लो कि आप गाड़ी खरीद रहे हो और वहीं पे एक टीनेज का लड़का हो या लड़की हो गाड़ी खरीद रहा हो, तो आप अगर बड़े हो, गार्जियन की तरह हो, तो आप गाड़ी भी खरीदोगे और साथ में इंश्योरेंस भी कराओगे। आप कहोगे कि भाई इंश्योर्ड होना चाहिए, जब इंश्योरेंस हो जाएगी तभी मैं इसको सड़क पे निकालूंगी। लेकिन एक बच्चा जो छोटा है, अभी मतलब टीनेज में 18 साल का हो चुका है, तो वो छोड़ो ना इंश्योरेंस, कौन सा एक्सीडेंट होने जा रहा है। शुरुआत में ही नई गाड़ी खरीद रहे हैं, तभी क्यों अशुभ अशुभ सोचना, है ना। तो अक्सर बच्चे कह देते हैं, बड़े लोगों को भी मैं अक्सर सुनता हूँ, अशुभ बातें क्यों आप शुरुआत में ही करते हो। अशुभ बातों की नहीं है, सुरक्षा रखना ये ज़रूरी है। आप एक बात बताओ, आप बाइक चला रहे हो तो क्या रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, फिर भी रोज़ हेलमेट पहन कर क्यों जा रहे हो? क्योंकि रोज़ हेलमेट पहनोगे, ज़रूरी नहीं एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट होगा उस दिन आपको डेट बताकर एक्सीडेंट नहीं आएगा। तो सुरक्षा प्रत्येक दिन रखने की ज़रूरत पड़ती है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। चौकीदार को रोज़ तैयार रहना पड़ता है, चोर तो किसी भी दिन, जिस दिन चौकीदारी की लापरवाही होगी उसी दिन चोरी हो जाती है। तो प्रत्येक माता पिता को ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे के जीवन को उस गाड़ी की तरह शुरू भी कराएं, लेकिन उनको इंश्योर्ड रखने के लिए भी तैयार कर दें। और मन की बेचैनी है, तो मन की बेचैनी के लिए सिर्फ अगर हम बातें करें, जैसे संस्कार की बातें करें, सही गलत की बातें करें, ये बातें बहुत हल्की होती है उनके सामने, बच्चों के सामने। उनको लगता है अरे ये सब तो काल्पनिक बातें, तो किताबों की बातें सभी कहते हैं। नहीं, वो बेचैन है, मन से सिर्फ नहीं है, वो तन से भी बेचैन है। तो तन को आप शांत कर दीजिए, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। और बचाना कितना है, 14-15 साल से लेकर, एक लड़का या लड़की की जब उम्र 14-15 साल हो रही है, उस समय से लेकर 22-23 साल तक सबसे खतरनाक साल होता है ये। इसी समय भटकते हैं। अगर ये इतने वर्ष अगर आपने बचा दिया ना, उनके शरीर पे ध्यान दिया, खान पान पे ध्यान दिया, जंक फूड से दूर रखा, हाँ, बाहर घूमने फिरने और लेट नाइट तक जगे रहने की प्रक्रियाओं को आपने बंद कर दिया, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि 22-23 साल के बाद वो शांत हो जाते हैं। इतनी समझ आ जाती है, इतनी समझ विकसित हो जाती है उनके अंदर।